कल आना है, हाँ, और फ्राइडे का छुट्टी। ये ध्यान रखना। अब पूछें क्यों, बता दो सर। आपने अभी तक क्या बताया? हाँ, कि मैं चंद पंडित हूँ। क्या नहीं सर, आपने कहा था ना कि तुम बहुत होशियार पंडित हो। बताता हूँ। तो बेटा सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, और फिर पढ़ाया ये इधर देख मोबाइल में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान आ गया? और इसको मैंने कल इतनी डिटेल में बताया जिसका अंदाजा भी नहीं, मतलब ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब पढ़ा है। ध्यान आ गया? अब इससे देखो लिखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखो स्टेट फंक्शन। जल्दी ही मिलेगा। कल आप कुछ मोलर स्पेसिफिक करा रहे थे, वो ऑनलाइन में नहीं हुआ था। तो मैंने कहा था ना, अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे मोलर लिख दो या स्पेसिफिक लिख दो तो वो इंटेंसिव बन जाती। ओके सर। हाँ, अब हेडिंग डाल दो स्टेट फंक्शन क्या हो। स्टेट फंक्शन वो होता है, लिख लो, द क्वांटिटी which is independent of the path chosen। मतलब इनको पाथ से कोई लेना देना नहीं, इट्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे आपको ध्यान है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूं ये बॉडी यहां से चली और यहां आ गई, एक्स से चली वाई पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट बता क्या है? तो आप कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। आपको कोई पाथ से लेना देना नहीं, आप केवल ये देखो चले कहां से और कहां पहुंच गए, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो आएगा निकल के ये डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बता तो पाथ पे डिपेंड करता है, एक्स प्लस डिस्टेंस ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि तू चला कहां से तो और कहां कैसे गया, आगरा से दिल्ली कैसे गया, हमें मतलब नहीं। हम केवल आगरा और दिल्ली के बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे। आइए, तो बेटा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं लिख लो, डेल यू, डेल एच, डेल एस, डेल बी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जिसके आगे डेल लग जाए समझ लो, पता मत किसी, फाइनल माइनस। समझ में आ रहा? अब तो बता बेटा, जहां से चला अगर वहीं आ गया मतलब साइक्लिक प्रोसेस, कितना मीठा होता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो बताओ जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए, साइक्लिक। तो बताओ ये सब चीजें क्या हो जाएंगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जी। बल्कि इसको मतलब वॉल्यूम को यही बोलो, बस लिख लो। ये है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो कोई पूछ ले इंटरनल एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगी, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो। साइक्लिक जो स्टेट फंक्शन होता है उसी में ये फार्मूला लगता है, फाइनल माइनस इनिशियल का। सर एच क्या है? ये है एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, और ये है एंट्रोपी। यस सर। दूसरा है पाथ फंक्शन।
नाम से ही बता रहा है, इसका उल्टा कर दो, द क्वांटिटी which is dependent. which depend upon the path chosen, मतलब जो इस बात पे डिपेंड करता है आपने मार्ग कौन सा चुना है। जैसे यों गए तो टोटल जोड़ लो x प्लस y, जैसे डिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पूछे जाती है, लिख लो वर्क और हीट एनर्जी। ये पाथ फंक्शन है, बाकी सबरे जो दिखाई दे रहे हैं ये स्टेट फंक्शन। बताओ समझ में आ रहा? चलो लिख लो, हेडिंग डाल दीजिए, लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ फिजिक्स में पढ़ाओ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आता है? देखो मेरी तरफ देखो, देखो बेटे, ऐसे मैंने दो हाथ लिए और उनको यूं करा, आप देखो हाथ गर्म हो गए नहीं? देखो, तो व्हेनेवर वर्क इज डन, वर्क कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस हो रही, यही है क्या? लिख लो, व्हेनेवर वर्क इज डन, हीट इज प्रोड्यूस। अब देखो ढंग से बोर्ड की तरफ, इसका मतलब ये हुआ वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट एनर्जी। तो मुझे बता इसकी यूनिट क्या होती है? जूल, और हीट एनर्जी की कैलोरी। तो कभी तूने जिंदगी में ऐसा सुना किसी फार्मूले में इधर की यूनिट अगर अलग हो उसकी अलग? अब आप इसको हटा दो, बताओ प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट रहेगा। यस सर। इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ, फिजिक्स में पढ़ा होगा जब। या दूसरा नाम है कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि देखो ये है कैलोरी, ये है जूल, लेकिन अगर कैलोरी में जे का मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी किसमें आ जाएगा? जूल। तो जे की वैल्यू होती है, आपने सुना होगा, एक कैलोरी में कितने जूल? 4.18। शाबाश। तो अगर आप जे की जगह 4.18 रख दो तो कन्वर्ट हो जाए। ये भी जूल में कन्वर्ट हो। तो विश्वास मानिए ये जो पढ़ रहा है ना W=JQ, भाई साहब फिजिक्स का एक चैप्टर समाप्त। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तू कहेगा कैसे? ले देख, मजा देख। ये लिख लिया? ले यस सर। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, मुझे ये बताओ पहले कि जब क्वेश्चन बताने से पहले नोट करके बता देता कि जब स्टेट सेम रहे तो बता क्यू का फार्मूला क्या होता है? एम मास है, सी स्पेसिफिक, और ये चेंज इन टेम्परेचर। बता अगर स्टेट चेंज हो जाए, जैसे मैं कहूं यहां से बर्फ गिरी और नीचे आने पर पूरी पिघल गई h हाइट से, तो बताओ ये पिघल गई, सॉलिड थी लिक्विड बन गई, स्टेट चेंज होगा। तो इसका फार्मूला होता है ml। फिजिक्स में खूब करोगे सवाल, आपने नहीं करे हैं? ये लेटेंट हीट कहलाता है। ये आइस की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम,
देगा नहीं, याद रहनी चाहिए। और स्टीम की होती है 536 या 546 कैलोरी, ये याद रखना पड़ेगा एल की वैल्यू। और मास जो है वो ग्राम में लेना है, क्योंकि ये भी ग्राम लिखा है। और अगर मान लो स्टेट जो है वो पार्शियली चेंज, तो इसका फार्मूला होता है mc डेल टी प्लस m। ये दोनों m अलग अलग है, ध्यान रखना। ये वो m है जो पिघल गया है क्योंकि स्टेट चेंज हो गई, और ये वो है जो पिघला नहीं। तो ये तीनों बात समझ लिए तभी हम लगाएं सवाल। देखो ये कब लगता है, जैसे मान लो ये बुलेट चली, बुलेट, और सामने जाके बुलेट जो है दीवार पे टकराई और गर्म हो गई। तो बता, अगर यहाँ से बुलेट चल रही है और दीवार पे टकराई, तो बता केवल हीट ही तो हुई है, पिघली तो नहीं। तो स्टेट चेंज हुई नहीं, टेम्परेचर चेंज हो गया, गर्म हो गई, तब ये लगे। और मान लो बर्फ गिरी, पूरी पिघल गई, स्टेट चेंज हो गई, तो ये लगे। और अगर वो कहे 10 ग्राम चीज दीवार से टकराई और 3 ग्राम मेल्ट कर गई, तो ये लगेगा दोनों का सम। तो ये समझ लो आप क्वेश्चन में कौन सा लगता है। हटा दो सर एक सेकंड कॉपी करने तो एक बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। लिख लो, थैंक यू 1 सर। सेकंड लिख लो। हाँ, कर लिया कॉपी सर। ठीक है लंच लाइए, लंच है। तुमने बताया नहीं बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, देखिए क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे बनते हैं। इसमें पहला सवाल, ये एक बुलेट जा रही है, एम मास मान लो 10 ग्राम, और सामने जाते जाते दीवार टकरा। पहले टेम्परेचर था 25, अब हो गया मात्र 25, मान 25 से 35। तो आपसे पूछेगा भाई बताओ कितनी स्पीड से भाग रही थी, मान लो 20। तो कुछ मत करो, सब में फार्मूला तो यही है फर्स्ट। तू बता, जब कोई चीज भागती है कौन सी एनर्जी होती है? तो वर्क एनर्जी को ही तो कहते हैं। यहाँ रख दो इसकी जगह काइनेटिक। और बता, हीट हो गई, स्टेट चेंज तो नहीं हुई, तो क्यू की जगह का रखेगा। बस ये कर सॉल्व कर लो, v निकाल लो। सर हो गए। हो गया? यस सर। बस एक एक लाइन के सवाल हैं। पहले देखा करो कौन सी एनर्जी, ऐसे बता ये बर्फ गिरी ऊपर से नीचे हाइट से, तो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल। तो यहाँ mgh फिजिक्स के सारे सवाल तोड़ के फेंक सकता है। आप फिजिक्स भी पढ़ा दिया करो। मैथ्स भी फिजिक्स पढ़ा दी है मैंने, बच्चे बताई थी 22 साल पढ़ाई सर। मैथ्स क्या पढ़ाई शुरू के 14 साल पीसीएम तीनों पढ़ाया मैंने। सर टॉपर्स उसके निकालो। बाद मैथ छोड़ दी, फिजिक्स केमिस्ट्री 22 साल पढ़ी, फिर फिजिक्स छोड़ दी और 34 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ा। कल एक लड़का बाहर आया था, अभी मैं फोटो दिखा रहा था, वो मुझ पर 95 पढ़ता था। मुकुल जैन, डॉक्टर मुकुल जैन है वो, डॉक्टर जैन है उनका लड़का मुकुल जैन।
वो कल आया था एक बच्ची को सुबह कंपटीशन वाले बैच के लिए देके वो 91 में पढ़ता है। लगा लो कितने साल हो गए? 95, 21 और 5 26 साल, बल्कि 27 साल होने को। क्लियर हो गया? तो उसने तीनों पढ़ी। तीनों पढ़ता था। उसके बाद बायो की पीसी पढ़ा था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला। मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, इसका मास है m और ये h हाइट से गिरा और वो कह रहा है पूरा पे बता कुड़ी कितनी हाइट से गिरा। सब में फार्मूला तो फर्स्ट लॉ ही लगेगा, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। बता हाइट से गिरा तो कौन सी एनर्जी? वर्क एनर्जी कोई तो कहती है। अब वो कह रहा पूरा पिघल गया, स्टेट चेंज हो ml लगा पर्टिकुलर, यहां से h। तो जब तू ये h निकालेगा इसमें कहीं मास आ रहा है, इसका मतलब चाहे तू बर्फ की सिल्ली गिर दे और चाहे इतना सा टुकड़ा गिर दे पिघल जाएगा पूरा। इसमें हाइट जो होती है वो 34 किलोमीटर है। सॉल्व करके देख, मतलब 34 किलोमीटर की हाइट से चीज गिर दो, चाहे इतना टुकड़ा गिर दो चाहे बर्फ की सिल्ली गिर दो, मास तो आ नहीं रहा है इसमें। मतलब पूरा पिघलेगी तभी अगर इतनी हाइट से फेंकी। इससे थोड़ी भी कम हाइट हुई तो वो थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाएगा, पूरी नहीं गिरेगी। ये सॉल्व करोगे जाएगा 34 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है? मतलब कोई भी सवाल इस टाइप का आ जाए ये लगा दो फर्स्ट लॉ W=G, इसे लगाना आना चाहिए। इसके ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री में तो केवल थोड़े थोड़े सवाल है बता दूंगा। इस टाइप के सवाल फिजिक्स में ज्यादा है। तीसरा सवाल सुनो, देखो बेटे ये एक मारुति है, मारुति ये मारुति कार, ये m मास की v स्पीड से भाग रही है। सुनना, और चलते चलते इसने ब्रेक मार दी और इसकी नई पोजीशन ये होगी मारुति, ये यहां आ गई ये मारुति। तो वो पूछ रहा है कि बताइए इसने चलते चलते इसे छोड़ो, ये भाग रही थी सड़क पर और इसने एकदम ब्रेक मार दी, तो बताओ नीचे जो इसके इंजन में या टायरों में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई? कुछ मत करो, ये लगा W=Z। आपको ये निकालना है कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो बता जब ये m मास की चीज v स्पीड से भागी थी कौन सी एनर्जी? तो W की जगह बस Q निकाल लो, Q से निकालना, हीट निकल आएगी। अगला सवाल, ये सब सवाल हैं जो मैं करा रहा हूं, देख लेना फिजिक्स में। ये तेरे पास प्रथम शर्मा नाटिकाएं, ये तेरे पास m मास का एक मान ले कॉपर ब्लॉक, और इसमें ऊपर से तूने क्या करा, हथौड़ा मारना चालू कर स्मॉल m मास, और इसका टेम्परेचर जो शुरू में दिया है मान लो θ1 वो दिया है 25, और मेल्टिंग पॉइंट जो दिया है वो दिया है 325। मतलब इतने टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है। वो कह रहा बताओ कितने स्ट्रोक मारे इसमें ये पूरा पिघल जाए। तो पहले वो कह रहा है ये 20 स्पीड से भाग रहा है, तो बता m मास की चीज जब 20 स्पीड से आप ऐसे मारोगे तो कौन सी एनर्जी है? हाफ mv²। तो वो पूछ रहा है कितने स्ट्रोक मारूं कि ये पिघल जाए, नेट हो जाए। कुछ नहीं करना है, फार्मूला तो यही लगाना है, सब में फर्स्ट लॉ लगाना आना चाहिए। तो बताइए m मास की चीज v स्पीड से हैमर है मार रही है, यस, तो एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। एक, और मान लो इसने n स्ट्रोक मारे इनटू n कर, यस,
इक्वल टू जे क्यू। अब बताओ, देखो सुनना ढंग से, क्यू की जगह कलाकारी ये वैल्यू है। तू बता, वो कह रहा है इतने स्ट्रोक मारो कि ये पूरा पिघल जाए, तो बता पूरा पिघल जाए तो फार्मूला क्या लगा, ml, लेकिन शुरू में टेम्परेचर दिया और मेल्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब चीज मेल्ट कर, तो 25 से यहाँ पहुंचेगा तो चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको दोनों रखना है, कहीं मालूम पड़े केवल ये रख दिया है। अब पिघल कौन रहा है, कॉपर ब्लॉक, इसका कैपिटल कोई, ये कॉपर ब्लॉक है, यही पिघल रहा है, यही हीट हो रहा है, और ये कौन सा मास है, हथौड़े। अब इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ, डेल थीटा क्या रखेगा बता, पहले 25 बाद में मास 325 कितना अच्छा लग रहा है। इसको केल्विन में मत चेंज कर लो, डेल वाली चीज को सीधे रखते, 300 रखना है डेल थीटा। समझ में आता, बस इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स निकल आएंगे, कितने मार्क्स लिख लो। बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे। अब देखो तुम्हें ये फसलों के समझ में आया, फिर इसमें समझ नहीं आया, ये इतने रिफाइंड तरीके से समझाना सब आप हो गया, ऐसी गोल्ड मेडल स्टोरी बन पाएगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे कौन वो मतलब ऐसे टाइम ऐसे टाइम Oh yeah, that कौन कौन बोल। अरे सुन ले, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ पता है मारुति की जगह कुछ और समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देख मारुति को, अरे समझा। Oh yeah, that हाँ भाई बैठ गई, वो कोई सन रिकॉर्ड कर रही है। देखिए सबसे छोटी मशीन देखो मशीन है सबसे छोटी बैठ लाइव छोड़ रहे हैं, बस नहीं मैं को बिना फिल्टर के सब निकल रहा है। सर कहाँ गए? बिना फिल्टर नहीं, कोई और मौसी देखी मेरी एक बहन तो मैं देख रही हूँ, तो दिखा तो सही करके देखेंगे, दिखा नहीं रही बता पहले। अच्छा इसके बाद तो कैसे देखेगा, ये देखिए आदमी से बेटा एमएल में सिंगल दिया हुआ जो बीट है वो कुछ ये देखिए इसकी, ये देखिए बड़ी गोदी बेटी है। अच्छा पर मैं जब चीज बताऊं ये मैं रहती है बस बताइए बेटा, क्या क्लियर? यस चलो अभी सौंठ लग गया, चलो तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है, ऐसे लगता है लेकिन
देखो एक्सटर्नल वर्क, हाँ एक्सटर्नल, इसको डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर, देखो इसको when we heat a body, तुम बताओ ये कोई बॉडी है, आपने इसको हीट कर दिया, क्या होगा बच्चे? ये गर्म होगी और फैलेगी। तो ये बताओ जब ये फैलेगी तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। यस तो सर बस करेगी। यही कहलाता है जो वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल अगेंस्ट वर्क करता है, वही कहलाता है। तो लिखो व्हेन वी हीट अ बॉडी इट एक्सपेंड, बोलो मत बट its expansion is opposed by external atmospheric pressure। तो जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो वो फैलेगी, एक्सपेंड होगी, तो जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है उसका क्या होगा? समझे? तो लिखें द वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपांशन इज कॉल्ड, ये जो आप वर्क कर रहे हो ना अगेंस्ट इसकी, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल। But I missed you. If you see me ballin' in my bitch ball, my niggas ballin' like I'm rich ball. सर सर जी क्या हो गया? Oh yeah, Daddy. इस गाने की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो भाई देखो, यस सर। आइए तो लिखिए बेटे, इसका फार्मूला होता है, मुझे बताइए आप, पहले बताओ वर्क डन क्या होता है? फोर्स जानते हैं? अच्छा बताइए बेटा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको उठा के अब बता, प्रेशर की जगह तो प्रेशर, बता एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा एरिया इनटू लेंथ क्या होगा? वॉल्यूम। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इधर भी चेंज लगा दो। आज के बाद एक्सटर्नल वर्क डन का फार्मूला P डेल किया, समझ में आ रहा है? और अगर एक्सपेंशन कर रहे हो आप, ये तो कंप्रेशन के लिए, तो माइनस लगा। ये क्या है? P क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर।
ये लगता है एक्सपेंशन के लिए, वो ये कंप्रेशन लगता है कंप्रेशन। पूरा ज्ञान रखो अगर सवाल करनी है, क्योंकि सर माइनस क्यों आया सर, समझ नहीं आया। फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री बताना मुझे। माइनस कैसे आया सर, समझ नहीं आया। अरे एक्सपेंशन है ना, अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, चीज फैल रही है तो आपका अपोज कर रही है, इसलिए माइनस लगा। एक्सपेंशन में अपोज होता है, चीज फैलती, पहले ऐसी थी फिर फैल गई, गर्म करने पे एक्सपेंड हुई, तो बताओ एक्सटर्नल प्रेशर का अपोज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगा। न्यूमेरिकल्स में माइनस साइन लगाएंगे, बेटे न्यूमेरिकल्स में माइनस साइन लगाएंगे। न्यूमेरिकल में एक्सटेंशन हो रहा हुआ तो माइनस साइन लगाएंगे। ओके सर। लाइक बाय अब ओके आता नहीं है ना, पहले आता था नानी का साउंड, अब लाइक बाय तो वो ओके बोलना लाइक आ जाओ। तो वर्क डन जो आप पढ़ रहे थे एक्सटर्नल, अभी अभी आपने पढ़ा, ज्यादा दूर तो हम गए। तो मान ले अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मान लो, तो बता डेल वी क्या होगा, 0। और जब डेल वी 0 होगा तो प्रेम चोपड़ा से मौके कर दे, तो बता एक्सटर्नल वर्क डन 0 आ जाएगा नहीं आएगा, पुट करेगा ना। और अगर बता गैस एक्सपेंड कर रही है मान लो इन वैक्यूम, तो बता वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, 0, यहाँ रख दे 0, तो ये दो केस में 0 हो जाएगा, इसमें तो ये ध्यान रख लो एक्सटर्नल वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, अगर एक्सपेंशन है तो आगे माइनस का, बस क्लियर है। चलो अब हेडिंग डाल दो, नोट करके हाँ क्यों नहीं, पढ़ते रहो, इस डबल फायदा है। जैसे ही मैं थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूं तो समझ लेना वो प्योरली केमिस्ट्री क्या है, ये ध्यान रखना। अभी तो जो चीज चल रही है वो दोनों। आई लिखो एरिया अंडर पीवी कर्व gives us external, ये ढंग से समझ लेना, बड़ी कीमती चीज। इसमें ग्राफ के ढेरों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे समझो, लिखना मत, पहले सुनो। क्या आप ये जानते हैं कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और ग्राफ देखो ऐसा आ गया, सुनना जरा, ग्राफ ऐसा, तो क्या आप ये जानते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसके ग्राफ में जो भी हो उसका एरिया लेना, ये आएगा। समझ में आ रहा है? अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनका ग्राफ, जैसे आप मुझे बताओ फोर्स इनटू डेल टी इंपल्स होता है नहीं, पढ़ा है सब? अब मान लो मैंने फोर्स में और टाइम के बीच में ग्राफ नहीं, और ग्राफ ऐसा आ गया, ग्राफ जो है ऐसा आ गया, मान लो ये आ गया। तो अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, दो चीजों का मल्टीप्लाई, उनके बीच में ग्राफ कीजिए, तो आप क्या करो, इनका एरिया निकाल लो, बस ये एरिया निकाल लो ट्रेपेजियम का, वो आ जाएगा इंपल्स। इसमें ट्राई नहीं समझे? आगे सर। तो अब ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा बताना। एक्सटर्नल वर्क डन, इसका फार्मूला क्या बोलो, P डेल्टा V। तो क्या मैं P और V इसके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इनका ग्राफ का एरिया निकाल दूं तो क्या मालूम पड़ेगा, इंपल्स। अबे ये एक्सटर्नल वर्क डन,
इम्पल्स। तो ये ऊपर क्या लिखा है पढ़ ली, एरिया अंडर पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में जो भी एरिया निकालोगे, मान लो ग्राफ ऐसा आता है, मान लो ऐसा, ये ग्राफ। अब आपसे कोई कहे ये ग्राफ दिया हुआ है, बताइए एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा? सर इसका एरिया, तो आप इसका एरिया निकाल लो बस, लिख लो पहले ही, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये तो फिजिक्स की चीज थी, ये मुझे जो बतानी है वो क्यों इसके बीच का एरिया एक्सटर्नल वर्क डन, बस फार्मूला दिखा दो। जैसे किसी ने कहा कि कुत्ता इक्वल टू सुअर इनटू पिल्ला, मान लो फार्मूला, और मैंने सुअर और पिल्ले के बीच में ग्राफ, और ग्राफ आ गया सामने, तो कुत्ता एरिया है। अगर आप इसका एरिया निकाल दो तो कुत्ता आ जाए। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं। और अगर मान लो डिवाइड हो रही हो, कोई इसे नीचे ले जा, मान लो ये आ, इनका रिलेशन आ, अब मान लो कुत्ते और सुअर एक साइड, इनके बीच में तुमने ग्राफ खींचा, मान लो ग्राफ ऐसा, तो डिवाइड हो रहा हो तो स्लोप निकाल लो, यस स्लोप निकाल लो तो ये आ जाए। डिवाइड का मतलब स्लोप, और इनटू का मतलब एरिया, इनटू का मतलब इंटीग्रेशन, डिवाइड का मतलब सर डिफरेंशिएट होने वाली है। डिवाइड हो रहा हो तो लिख लो डिफरेंशियल करना चाहिए या स्लोप निकालना चाहिए, tan थीटा जैसे कहते हैं, इनटू हो रहा है, जैसे आप इसका tan थीटा निकाल लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली है। आपके पास क्या है। और अगर इनटू हो रहा हो तो आपको एरिया और इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन करना चाहिए, ज्ञान की चीज बता रहा हूं। तो बस इतना ही कर लो, अब कल पढ़ेंगे बेटा, कल